हाय। वेलकम टू एम एस लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग कैट 2024 स्लॉट 3 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब एक इक्वेशन आपको दी गई है क्वाड्रेटिक, और इस तरह के टॉपिक में भी हम लोग ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसको बहुत आसानी से हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। 10 टू दी पावर एक्स प्लस 4 अपॉन 10 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 81/2। तो अगर हम इस 10 टू दी पावर एक्स की जगह पे कुछ अलग वेरिएबल पुट कर देते हैं, के रख देते हैं, सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखिए, के प्लस 4/k इज इक्वल टू 81/2। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? 2k² प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट मिलेगा इज इक्वल टू 81 टाइम्स के। So this is now a proper quadratic equation. 2k square minus 181 into k and plus 8 is equal to 0. तो अब देखो, ये बहुत इजीली फैक्टराइज होने वाली इक्वेशन तो है नहीं, बिकॉज 2 इंटू 8 विल गिव यू 16 एंड 16 के कोई दो फैक्टर्स ऐड होकर के 81 कभी भी नहीं बना सकते हैं। तो अब हम लोग एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं कि भाई पूछा क्या गया है आपसे। तो द क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग अबाउट द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और अभी हम लोगों ने एक यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी कर दिया है कि भाई हमने क्या मान लिया है कि 10 की पावर एक्स के बराबर है। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम बोलें कि इसके जो रूट्स हैं वो k1 और k2 हैं, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पर क्या आएगा? 81/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? 8/2 विच इज 4। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए कॉन्सेप्ट आप सभी को पता ही होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो रूट्स का सम क्या आता है? -b/a आता है। और रूट्स का प्रोडक्ट कितना आता है? रूट्स का प्रोडक्ट आता है c/a। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब इस पहले वाले रिजल्ट को अगर हम ध्यान से देखें, तो हम जो k है उसको क्या मान करके चल रहे हैं? 10 टू दी पावर x। तो हम कह सकते हैं जो k1 k2 आपको वैल्यूज मिलने वाली हैं वो किस तरह की मिलेंगी। सपोज एक 10 की पावर x में कुछ होगा तो दूसरा 10 की पावर में कुछ और आ रहा होगा। अगर हम x की वैल्यू x1 और x2 मान लें तो ये दो वैल्यूज इस तरह की मिल रही होंगी। तो ये पहली वाली इक्वेशन आपको एक रिजल्ट देती है। क्या रिजल्ट देती है? कि 10 टू दी पावर x1 प्लस 10 टू दी पावर x2 इज इक्वल टू 81/2। बट हम लोगों को इस सवाल में पता क्या लगाना है? x1 प्लस x2 की वैल्यू पता लगानी है। सेकेंड वाली इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 10 टू दी पावर x1 को आप 10 टू दी पावर x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 4 आता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट है और बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो इससे आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो अब इसको वापस से सॉल्व करते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? इधर ऊपर में मैं लिख रहा हूं 10 टू दी पावर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। अब देखो, ऑप्शंस जो है ना वो लॉग में दिए गए हैं, तो दोनों तरफ हम लोग लॉग यूज कर सकते हैं। तो इफ यू टेक लॉग ऑफ दिस वैल्यू ऑन बेस 10, सो राइट हैंड साइड में हम क्या लिख रहे होंगे? लॉग ऑफ 4 बेस 10। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 प्लस x2 तो एक्सपोनेंट में है, तो ये अब ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। और आपको भी पता है लॉग ऑफ 10 बेस 10 क्या होता है? 1 होता है। लॉग ऑफ 4 बेस 10 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू लॉग ऑफ 2 लिख सकते हो। तो अब देखो, x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसका सम आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सो ऑप्शन 1। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं।
सो टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक से सवाल है, फेवरेट टॉपिक कैट का, हमेशा इससे सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। So a train traveled a certain distance at a uniform speed. Had the speed been 6 km per hour more, it would have needed 4 hours less. Had the speed been 6 km per hour less, it would have needed 6 hours more. So a classic question. All who have prepared for CAT must have gone through such type of questions at least 2 to 3 times. इस तरह के सवाल CAT के जो भी एस्पायरेंट हैं, अगर वो प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं तो उनकी नज़रों के सामने से जरूर ये जाते ही जाते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। सो दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं, कुछ सपोज जो इनकी यूनिफॉर्म स्पीड थी या नॉर्मल स्पीड थी वो एस थी, तो जो नॉर्मल टाइम था वो लग रहा होगा टी, और इससे हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टीएचडी का कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर मोर, तो अगर हम इसको s प्लस 6 कर देते हैं तो उस केस में जो समय लगता है वो कितना है, वो t माइनस 4 है, बट डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी, तो ये वैल्यू भी d के बराबर मिलनी चाहिए। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एच टी माइनस 4s प्लस 6t माइनस 24 इज इक्वल टू एच टी। तो आपको एक इक्वेशन मिलती है बड़ी आसान सी, सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो -4s प्लस 6t इज इक्वल टू 24। फर्दर हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 12। तो ये आपकी एक इक्वेशन है। अब दूसरी बात इस सवाल में क्या बताई गई है उसको देखिए। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि अगर हम स्पीड को 6 किलोमीटर कम कर देते, तो अगर आप स्पीड को कम कर देते s माइनस 6, तो जो समय लग रहा होता वो 6 आवर्स ज्यादा होता, t प्लस 6 होता, डिस्टेंस अभी भी वही रहती। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है, एच टी माइनस 6t प्लस 6s माइनस 36 इज इक्वल टू एच टी। अब एच टी गेट कैंसल्ड, आपको इक्वेशन ये मिलती है माइनस टी प्लस एस इज इक्वल टू, 6 से ये डिविजिबल नंबर भी है, तो डिवाइड कर दोगे तो इस तरफ आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा प्लस का। इसी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस का 2t एंड प्लस 2s इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको बहुत क्विकली रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साथ में ऐड कर दें तो देखो माइनस का 2s प्लस का 2s कैंसिल हो जाएगा, और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा t का वैल्यू। तो सबसे पहले आपको t का वैल्यू मिल जाएगा, और कितना मिल जाएगा t का वैल्यू, आपको क्लियरली मिलता है 24। अब अगर t 24 है तो किसी भी एक इक्वेशन में आप इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, मान लीजिए यहां पर पुट कर देते हैं t का वैल्यू 24, तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है, या इस वाले में इसमें पुट कर दो, किसी में भी कर दो, तो यहां से देखो आपको 2s की वैल्यू मिल जाएगी 12 प्लस 2 इंटू टी, 12 प्लस 2 इंटू टी। तो 12 प्लस 2t करोगे तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, आप निकाल के देख लीजिए भाई। तो 2 इंटू, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, 40, 2 इंटू 24, तो दिस वैल्यू वुड बी व्हाट, 48 प्लस 12 60 होता है, तो आपको s क्या मिलेगा, s 30 मिल जाएगा। अब अगर आपको t और s दोनों मिल चुका है तो हमसे सवाल क्या पूछा गया है, देखिए सवाल आपसे पूछा गया है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस किलोमीटर में अगर पूछी गई है तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस s इंटू टी के बराबर है। सो 24 इंटू 30 किलोमीटर्स विच इज 720, विच इज ऑप्शन। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये जो सवाल है ये ऑब्वियसली एक इजी सवाल है, बिकॉज इसमें कुछ भी नया नहीं है, ऐसे सवाल कई बार प्रायर में भी आ चुके हैं कैट में।
अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो देखो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, 3 to the power a इज इक्वल टू 4 एंड 4 to the power b इज इक्वल टू 5। 5 की पावर में अगर हम c लिखते हैं तो 6 मिलता है, और 6 के एक्सपोनेंट में d लिखते हैं तो 7 मिलता है, 7 के एक्सपोनेंट में e लिखते हैं तो 8 मिलता है, और 8 के एक्सपोनेंट में f लिखते हैं तो हमें 9 मिलता है। लेकिन अब सवाल में आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो किस चीज की वैल्यू पूछी गई है, देखिए आपको a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ निकालना है। तो एक्सपोनेंट को ना अगर हमें नीचे लाना है तो बेस्ट तरीका क्या होता है, लॉग यूज करना। क्योंकि लॉग में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी लॉग की, क्या पढ़ते हो, लॉग ऑफ ए की पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग ए। तो कभी भी एक्सपोनेंट को अगर आप हटाना चाहते हैं तो लॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लॉग यूज करें तो हम कह सकते हैं a इंटू लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4। a इंटू लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ a नहीं b आएगा, b इंटू लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5। हियर वी कैन राइट c इंटू लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, d इंटू लॉग 7 इज इक्वल टू d इंटू लॉग 6। इसको करेक्ट कर लेते हैं, d इंटू लॉग 6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 7। e इंटू लॉग ऑफ 7 इज इक्वल टू log of 8, and finally f into log of 8 should be equal to log of 9। तो if we simply multiply these values, इधर multiply केवल कर दो अगर, तो जो आपसे पूछा गया है a b c d e f ये तो आपको मिलेगा ही इस मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन के अलावा लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें मिल रही हैं और जो राइट हैंड साइड में मिल रही हैं उसमें कई चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी। तो अगर देखो तो इधर भी log 3 मिलेगा, इधर log 3 नहीं मिल रहा है, बट log 4 कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 5 कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 6 कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 7 हो जाएगा, log ऑफ 8 हो जाएगा, तो log 9 इधर बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, log ऑफ 3। एक तरफ log ऑफ 9 और एक तरफ log ऑफ 3 बच रहा है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं फिर से। तो यहां पे देखो क्या बचेगा, log ऑफ 3, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, log ऑफ 9। log ऑफ 9 को आप ये भी लिख सकते हो 2 इंटू लॉग ऑफ 3। तो अब देखो ये जो वैल्यू है ये क्या मिलेगी, हम कह सकते हैं log 3 कैंसिल, सो आंसर शुड बी 2। तो इस सवाल में हमारा आंसर क्या आएगा, 2। सो अगर लॉग की तरफ आपका ध्यान जाता है देन इस सवाल को करना बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोपी मार्क्स अ प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट। तो अगर 20% प्रॉफिट की कभी भी बात हो रही है तो जो प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्या सिखाते हैं कि 20% यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम प्रोडक्ट पे 20% प्रॉफिट के लिए मार्क कर रहे हैं प्राइस। यानी कि हम कह रहे हैं कि जो मार्क प्राइस है हमारा वो 20% ज्यादा होगा, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो हम कोई भी सिचुएशन एज्यूम कर सकते हैं, अगर हम मान लें कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100x है तो उस केस में जो हमारा मार्क प्राइस आएगा वो इससे 20% ज्यादा आएगा, यानी कि 120x आएगा। अब आगे देखो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, रवि गेट्स 10% डिस्काउंट ऑन दिस मार्क प्राइस एंड दस सेव्स ₹15। तो अगर 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो भाई मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो यहाँ तो आपने +20% किया था और यहाँ पर आप -10% करेंगे तो सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे। तो अगर आप देखो कि 120x का 10% क्या होगा, 12x होगा।
कम कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 108x आएगी, 108x आएगी। अब एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का जो कैलकुलेशन होता है वो तो हमेशा कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्चुअल प्रॉफिट हम इस बेसिस पे निकाल सकते हैं। दूसरा, डिस्काउंट की बात अगर हम करें तो वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे होता है। यहाँ पे बोला गया था कि जो डिस्काउंट उसको मिला है वो कितने का है, 15 रुपीज का है। तो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 120x माइनस 108x जो उसको मिला है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 15 है। तो यहां से हम कह सकते हैं x क्या आएगा, x वुड बी 15/12। 15/12 को इफ यू सिंप्लीफाई यू गेट 5/4। तो x का वैल्यू 5/4 है। अब आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। हालांकि आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है सवाल वो ये है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमको कितना हुआ है, प्रॉफिट तो केवल 8x का हुआ है। तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि 8 × 5/4 आपका आंसर होगा। और 8 × 5/4 क्या होता है, 10। तो 10 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, प्रॉफिट इज रुपीज 10। सो अ वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। A certain amount of water was poured into 300-liter container and the remaining portion of the container was filled with milk. Then an amount of this solution was taken out from the container, which was twice the volume of water that was earlier poured into it, and water was poured to refill the container again. तो थोड़ा ज़्यादा लैंग्वेज है इस सवाल में। If the resulting solution contains 72% milk, then the amount of water in liters that was initially poured into the container was. तो आमतौर पे इस तरह के ज़्यादा लैंग्वेज वाले सवाल बहुत सारे लोग कैट में अटेम्प्ट नहीं करते हैं। और ये सवाल को मैं बहुत इजी बोलूंगा भी नहीं, बिकॉज ये आपका टाइम तो थोड़ा कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो लेट्स सी हाउ टू अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो इनिशियली देखो आपको क्या बताया गया कि 300 लीटर का जो ना इसका कैपेसिटी है, और इस 300 में क्या है, वाटर फिल्ड है, और रिमेनिंग को हमने मिल्क कर दिया है। तो अब जैसे दो अलग अलग वेरिएबल मानने के बजाय किसी एक वेरिएबल को ही मान लेते हैं। तो वाटर अगर हम मान लेते हैं कि ए था इसमें, तो जो मिल्क हमने फिल किया होगा उसकी उसका वैल्यू रहा होगा 300 माइनस ए, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब आगे देखो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला सवाल है। तो ये बात तो समझ में आई गई कि इसमें हमने पहले क्या किया, वाटर डाल दिया और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको मिल्क से फिल किया, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटीज नहीं लिखी हैं तो कोई वेरिएबल हमने एज्यूम किया। देन एन अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज टेकन आउट फ्रॉम द कंटेनर विच वाज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यानी कि अब तो इसको आप मिक्सचर बना चुके हो और इस मिक्सचर में से हम 2a लीटर 2a निकाल रहे हैं। तो उस 2a में केवल वाटर हो नहीं सकता, केवल मिल्क हो नहीं सकता। तो जो वाटर और मिल्क का रेशियो है उसी रेशियो में ये चीजें बाहर आएंगी। और ऐसा करने के बाद आप क्या करते हैं, देखिए आप ट्वाइस जो वाटर पहले मिलाया था उसकी क्वांटिटी बाहर निकालते हैं मिक्सचर की, और उसके बाद आप वाटर ही डालते हैं रिफिल करने के लिए कंटेनर को। और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें 72% मिल्क है। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि आपने शुरुआत में कितना वाटर डाला था, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब देखो क्या काम हम लोग करने जा रहे हैं, इस चीज को ध्यान से समझिए। अब आप यहां से ना 2a लीटर निकालने जा रहे हैं। तो इस 2a में अगर आप देखो तो इस 2a में मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, यही रेशियो होगा जो शुरुआत में दिया हुआ है, 300 माइनस ए इस 2a। तो अगर हम मिल्क की एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालें कि 2a को कैसे डिवाइड करोगे, तो आप क्या लिखोगे, ये होगा 2a इंटू 300 माइनस ए डिवाइडेड बाई 300। और ये क्वांटिटी आपकी क्या आएगी, 2a इंटू ए अपॉन 300, 2a इंटू
a अपॉन 300। भाई a इज टू 300 माइनस a इज द रेशियो, तो एक चीज a अपॉन 300 होगी और दूसरी चीज 300 माइनस a अपॉन 300 होगी, दोनों का सम क्या है 300 है। तो ये क्वांटिटीज बाहर आएंगी। तो अब अगर देखो तो फिर आप मिला भी रहे हो, तो अब यहाँ पे देखिए तो ये जो वैल्यू वाटर की थी, हम कह सकते हैं हमारे पास जो वाटर हो जाएगा पहले से a था, और जब हमने निकाला तो उसमें से कितना निकल गया 2a इंटू ए अपॉन 300 निकल गया। लेकिन जो भी हम निकाल रहे हैं वो सब फिल कर रहे हैं कैसे, वाटर से, तो 2a आपने मिला भी दिया है। अब जो मिल्क है वो हमारे पास था कितना, 300 माइनस a था। इसमें से आपने निकाला कितना, आपने निकाला 2a इंटू 300 माइनस a अपॉन 300, इतना निकाल लिया। अब मिल्क तो मिलाया नहीं है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है दिस इज नथिंग बट 72% ऑफ 300। तो 72% ऑफ 300 होता क्या है, ये होता है 216, ये होता है 216। तो अब यहाँ से ऑब्वियसली दिस वुड बी सम इक्वेशन, और ये टीटा क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो अगर ऑप्शन यहाँ पर है नहीं तो मेहनत तो इस सवाल में करनी पड़ेगी। अब चलो इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं क्विकली, और देखते हैं हम लोग को क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलती है वैल्यू 300 माइनस ए, इसको भी ओपन कर देते हैं। तो 2a से आप 300 अपॉन 300 करोगे तो माइनस का 2a मिल जाएगा, और ये माइनस और माइनस करोगे तो हो जाएगा प्लस a स्क्वायर अपॉन 150 इज इक्वल टू 216। तो अब फर्दर इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन मिल जाती है आपको a स्क्वायर और माइनस का 450a, क्योंकि ये -3 हो जाएगा और 150 से मल्टीप्लाई करोगे, और 300 इंटू 150 करोगे तो आपको मिल जाएगा 45,000 इज इक्वल टू 216 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी देख लेते हैं। तो एक तो आपको 0 मिलेगा, फिर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 इंटू 6 90 एंड 15 प्लस 9 24 and this is 32. So finally this becomes a square minus 450a, और अब डिफरेंस लेते हैं, 45 में से 32,400 आप लेस करोगे तो आपको मिलेगा 12,600 इज इक्वल टू 0। अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा इसको अगर हम फैक्टराइज वगैरह करें, थोड़ा नोटिस करें तो शायद हमें आंसर मिल जाए। तो अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा भी अगर आप कैलकुलेशन में ठीक हैं तो अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहा, आपको इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप नोटिस करें तो 126 क्या होता है, 126 होता है 42 इंटू 3, और दो जीरो है यहाँ पे। तो अगर हम 12600 को लिख दें 420 इंटू 30 तो आपको सम 50 मिल जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से फैक्टराइज करके इसको लिख सकते हो कि दिस वुड बी ए स्क्वायर माइनस 420a माइनस 30a एंड प्लस 12600 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करना वुड बी वेरी इजी, आपको मिलेगा a माइनस 420 और a माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब a की वैल्यू या तो 420 हो सकती है और या तो 30 हो सकती है। अब अगर देखो तो 420 हो नहीं सकती, क्योंकि इस सवाल में जो इनिशियली कंटेनर की क्वांटिटी थी, कैपेसिटी थी, वो 300 लीटर थी। सो 30 शुड बी आवर आंसर। तो आपसे यही पूछा भी गया था कि इनिशियली हमने कंटेनर में कितना वाटर डाला था, तो हमने 30 लीटर वाटर डाला था, बट डेफिनेटली नॉट एन इजी वन। तो आई वोंट रिकमेंड कि इतना लंबा सवाल सभी को सॉल्व करना ही चाहिए, स्पेशली इन दी फर्स्ट राउंड व्हेन यू आर अपीयरिंग इन दी कैट। हाँ, एक बार आप इजी क्वेश्चंस को कर चुके हैं, उसके बाद समय बचा हुआ है, तो सेकेंड राउंड में डेफिनेटली इसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखो, ऑक्टागन के एरिया के बारे में सवाल है। तो यार देखो, इसका फॉर्मूला जिन लोगों को याद है उनके लिए बहुत ही आसान है, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी इस सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक बहुत ही इजी अप्रोच मैं आपको ऑक्टागन का बता रहा हूँ, रेगुलर ऑक्टागन का।
जो लोग ध्यान से समझेंगे तो उससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। देखिए, ऑक्टागन को देखने का एक आसान तरीका क्या है, उस पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो देखो, ये ऑक्टागन है, ऑक्टागन को ना अगर एरिया निकालना है तो ऐसे डिवाइड कर दो। अब अगर आप ऑक्टागन की बात करें तो आपको पता ही है कि ऑक्टागन में अगर हम ये एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है भाई? एक्सटीरियर एंगल कभी भी निकालना है तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स करोगे ना। तो ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं, तो 360 अपॉन 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 45 मिलेगा। तो अगर एक्सटीरियर 45 है तो ये जो इंटीरियर एंगल है ये कितना होगा? 135। इसमें से ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं ये भी क्या होगा? 45। और वैसे आपको ध्यान में भी रखना होता है कि भाई ऑक्टागन तो बहुत ही ज्यादा, इस पे हेक्सागन पे ऑक्टागन पे ज्योमेट्री में कैट में सवाल आते भी हैं, तो इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन वैसे भी होनी चाहिए। तो एक रेगुलर ऑक्टागन का जो इंटीरियर एंगल है वो 135 होता है, तो ये 45 में डिवाइड होगा। अब देखो, अगर ये साइड आपको 6 दिया गया है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है। अब अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 45 ट्रायंगल है। 45 ट्रायंगल सब लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे रेशियो क्या होता है। अगर हम आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बनाते हैं तो ये रेशियो आता है। तो ये जो साइड आएगा ये होगा 6/√2। यहाँ पे जो साइड आएगा ये भी क्या होगा? 6/√2। ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा। सिमिलरली दिस वुड बी 6/√2, मतलब ये सारे सेम ही आएंगे। 6/√2 मैं सारे लिख दे रहा हूँ, बट एक्चुअली में सारे लिखने की अब जरूरत भी नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो। 6/√2, 6/√2। तो अब अगर देखो तो इस ऑक्टागन में ये एक स्क्वायर बन रहा है, अगर हमें एरिया निकालना है तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 6 × 6 होगा। इसी ऑक्टागन में 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें इन चारों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये राइट ट्रायंगल्स है, राइट ट्रायंगल है, एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस भी 6/√2 है और हाइट भी 6/√2 है। और उसके बाद इसी में 4 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। इन चारों रेक्टेंगल्स का एरिया अगर देखो तो 4 है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एक चीज इसमें 6 है और दूसरी चीज क्या है? 6/√2 है। सो एडिंग दीज वैल्यू विल गिव यू द एरिया ऑफ द ऑक्टागन। तो अब देखो फाइनली इस ऑक्टागन का एरिया कितना आने वाला है? तो एरिया आने वाला है 36। दिस वैल्यू इज 36। अगली वैल्यू क्या आपको मिलती है? ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, अगली वैल्यू भी आपको मिलती है 36। और उसके बाद यहां पे अगर देखें तो 36 × 2√2, ये आपको मिलता है 72√2। तो फाइनली इसको अगर आप सॉल्व वॉल्व करके लिखोगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 72 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज 1 + √2। सो विच इज थर्ड ऑप्शन। सो एन इजी वन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप ऑक्टागन पहले कभी भी पढ़े हैं और इस तरह से बेसिक तरीके से पढ़े तो आपके लिए सवाल बहुत ही आसान सवाल होगा। अगला सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस एक्स वाई ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो एक मॉडुलस फंक्शन को यूज करते हुए आपको एक इक्वेशन दी गई है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक मॉड के अंदर x+y और दूसरे के अंदर x-y है, इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो देखो, एक तो ग्राफिकल तरीका होता है इन सवालों को सोचने का, और एक होता है थोड़ा आप कॉमन सेंस या लॉजिकली सोचें। तो अगर आप देखो मॉड के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, आपको बताया जाता है। अब अगर दो ये इंटीजर है, एक्स वाई इंटीजर है, तो x-y भी इंटीजर होगा, x+y भी इंटीजर होगा। अब दो इंटीजर्स को ऐड वैड करके हमें 2 बनाना है। तो यहाँ पे केसेस क्या बन सकते हैं? हो सकता है कि x+y की वैल्यू 0 आ रही हो। उस केस में ये हम पूरे मॉड की वैल्यू बता रहे हैं, मॉड के साथ।
तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। या अगर आप देखो कि हम मॉड पे ना भी जाएं, अगर हम x माइनस वाई की बात करें, तो अगर आप x माइनस वाई को 2 रखते हो तो भी ये मॉड लगाने से +2 बन जाएगा, और अगर -2 रखते हो तो भी बन जाएगा। और क्या केसेस यहां पर बन सकते हैं, अगर हम x प्लस वाई को कर दें +1 या -1, दोनों ही केस में वैल्यू 1 1 ही आएगी। अब अगर आप x प्लस वाई को +1 करते हो तो x माइनस वाई +1 भी हो सकता है, और +1 रखने पर भी ये -1 हो सकता है, -1 रखने पे +1 हो सकता है, -1 रखने पे -1 हो सकता है। अब इन केसेस को हम लोग करके भी देखेंगे। फिर अगर आप नोटिस करो तो x प्लस वाई को अगर हमने मान लो +2 रख दिया तो ये 0 होगा, और अगर आपने -2 रख दिया तो ये 0 होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी 8 होना चाहिए। हाउएवर इसको मैं और डिटेल में आपको समझा देता हूँ। मान लो इस पहले केस को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, तो पहले केस का मतलब क्या है कि x प्लस वाई की वैल्यू 0 है और x माइनस वाई की वैल्यू 2 है। अब अगर आप इसको ऐड कर देते हो दोनों इक्वेशंस को, तो आपको 2x इज इक्वल टू 2 मिलता है, यानी कि x क्या मिलता है 1, और x1 किसी भी इक्वेशन में रखते हो तो y की वैल्यू क्या मिलती है -1। तो देखो पहले वाले केस में भी आपको एक्स वाई एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसी तरह से हर केस में आपको एक ना एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप टोटल 8 केसेस बना पाए हैं तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 8। सो इसको मैं बहुत डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा, बहुत इजी भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज जिन लोगों ने मॉडल्स वगैरह अच्छे से पढ़ा है उनके लिए दिस इज गोइंग टू बिकम एन इजी वन, और जो लोग मॉडल्स या इस तरह के मॉडर्न मैथ्स के टॉपिक या हायर मैथ्स के टॉपिक से थोड़ा घबराते हैं उनके लिए ऑब्वियसली ये सवाल डिफिकल्ट है, या वो शायद इतना अप्रोच नहीं कर पाए। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन से सवाल लग रहा है, तो क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स f1/x इज इक्वल टू 3x, और आपसे बोला गया सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो अगर f ऑफ x 3 है तो उस केस में जितनी भी x की पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम हमें पता लगाना है। तो जरा इसको नोटिस करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इक्वेशन इज f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3x। तो देखो इस इक्वेशन में f1/x को हमें कहीं ना कहीं से एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हम fx को 3 वगैरह पुट कर पाएंगे। तो लेट्स से वी यूज दिस रिप्लेसमेंट, अगर हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो हमें यहां पे मिलेगा f1/x प्लस 2 टाइम्स f x इज इक्वल टू 3/x। कह सकते हैं हम लोग ऐसा। हाँ। इसी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स f1/x प्लस 4f ऑफ x इज इक्वल टू 6/x। अब हम कहीं ना कहीं f1/x को ना बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप इस पहली इक्वेशन को देखिए, इसको a मान लेते हैं, और इस दूसरी इक्वेशन को देखिए, इसको b मान लेते हैं। तो अगर हम b में से a को लेस कर दें तो 2f1/x एंड 2f1/x कैंसिल हो जाता है। 4f ऑफ x में से f ऑफ x को आप लेस करते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, 3 टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू 6/x माइनस 3x। अब अगर यहाँ पे सवाल f ऑफ x इज इक्वल टू 3 के बारे में है तो हम लोग पुट कर देते हैं कि अगर f ऑफ x की वैल्यू 3 हो गई तो उस केस में रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 6/x माइनस 3x, विच विल गिव यू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन बन जाती है, देखिए कितनी, ये अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको मिलेगा 6 माइनस 3x² इज इक्वल टू 9x। सो फाइनली ये इक्वेशन बनती है कितनी, इधर सॉल्व करते हैं अब इस तरफ। 1 सेकेंड। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन हो जाएगी 3x² प्लस 9x प्लस 6, सॉरी -6 इज इक्वल टू 0। जस्ट 1 सेकेंड। तो दिस इक्वेशन बिकम 3x² प्लस 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको देखो बहुत आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत ही बेसिक इक्वेशन हो गई आपके लिए। अब क्या बन जाएगी ये, x, अब 2 प्लस 1 से आपको ये 3 मिल भी जाता है ना। तो 2 प्लस 1 से आपको ये क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। तो आप देखिए इक्वेशन आपके लिए क्या बन करके आती है, और यहां से आप सम वम निकाल लीजिए। इनफैक्ट अब आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, आपसे तो केवल सम पूछा गया है, तो आपको इसको फैक्टराइज करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रादर व्हाट वी कैन डू, जस्ट 1 सेकेंड, रादर व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे अगर हम देखें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स यानी कि इनके रूट्स की बात हो रही है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, तो वैल्यू क्या मिलेगी -3। तो ये अब बहुत ही आसान सा सवाल हो जाता है ना। एक बार आप अगर इक्वेशन बना ले गए तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं कैट 24 स्लॉट 3 के, वो हम लोग अगले वीडियो में पोस्ट करने वाले हैं। सो आज के सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।